हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द फार्मा स्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर एंड वंस अगेन वेलकम टू द लक्ष्य सीरीज। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 एंड रिलेटेड ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आर इन्फोर्स्ड बाय। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो एक्ट है ड्रग्स को सबके लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए जो एक्ट बनाया गया था, उसे टाइम टू टाइम इन्फोर्स करने का काम कौन सी अथॉरिटी करती है? एनपीपीए, सीएसआईआर, डीबीटी और आईसीएमआर। कौन सी अथॉरिटी करती है? अगर इन सब का लॉन्ग फॉर्म भी आपको पता हो तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो आज का आपका टास्क है कि आपको इन चारों के लॉन्ग फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनपीपीए। एनपीपीए देखो, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी डीपीसीओ को इन्फोर्स करती है। बाकी जो सीएसआईआर है रिसर्च बॉडी है, डीबीटी बायोटेक्नोलॉजी का प्रमोशन करती है और आईसीएमआर मेडिकल रिसर्च के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल टी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रिस्क्राइब्स द जीएमपी स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ। ऑप्शन ए आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्शन सी पेरेंटल प्रिपरेशन, ऑप्शन डी एलोपैथिक मेडिसिन। जो शेड्यूल टी है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वो जीएमपी स्पेसिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करता है। तो किसके लिए है जीएमपी स्पेसिफिकेशन? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए है, पेरेंटल के लिए है, एलोपैथिक मेडिसिन के लिए है, या फिर एएसयू मेडिसिन के लिए। ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल ये तो नहीं आएंगे बिकॉज ये शेड्यूल एम के अंदर आते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के लिए जो जीएमपी है, वो जीएमपी कहाँ पर आती है? शेड्यूल एम में आती है। और जो शेड्यूल टी होता है वो एएसयू ड्रग के लिए होता है, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग प्योग्लिटाजोन वाज बैन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू। प्योग्लिटाजोन क्यों बैन किया गया? ऑप्शन ए इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर ओनली, ऑप्शन बी रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर, रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर ओनली, और रिस्क ऑफ डिक्रीज इन मोबिलिटी। डिक्रीज इन मोबिलिटी का यहाँ पर कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। ठीक है, बचे तीन ऑप्शन, तो क्या आएगा? सेकंड टास्क है आपका आज का, प्योग्लिटाजोन कहाँ पर यूज होता है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने इसे बैन किया गया है, उसका रीजन क्या है? हार्ट फेलियर एज वेल एज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर। Pioglitazone restricted due to the increased risk of bladder cancer as well as risk of worsening the heart failure. Not only cancer alone और not only heart failure, दोनों की वजह से बैन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज। डीटीएबी का चेयरमैन कौन होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICMR, then Director General of Health Services, Government of India, और President Pharmacy Council of India, Government of India। UPSC DI 2015 का क्वेश्चन है, DTAB को चेयरमैन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, blood and blood products are governed by which schedule of the Drug and Cosmetic Act 1940? Again schedule से क्वेश्चन है, schedule B, schedule C and C1, schedule G and schedule W। schedule W का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। schedule G किस लिए होता है? ड्रग हमें सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन के अंडर लेने चाहिए, उसके लिए होता है। शेड्यूल बी फीस के रिलेटेड आता है। जो शेड्यूल सी एंड सी1 है उसमें क्या आते हैं? हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ड्रग, ब्लड, वैक्सीन, सीराई, सब कुछ शेड्यूल सी एंड सी1 में आता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, इट कवर्स द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द ब्लड कंपोनेंट, सीरा एंड वैक्सीन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। किसके कंट्रोल के अंडर पीवीपीआई चलता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम में केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का क्या काम है? नहीं है।
लॉ एंड जस्टिस का रिलेशन है क्या? नहीं, ये ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंटर काम होता है। जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स होता है वो फार्मा इंडस्ट्री पॉलिसी को ओवरसी करते हैं। CSIR, CBI, लॉ मिनिस्ट्री नॉट रिलेटेड टू दी PVPI control. Next question है, when the investigators and relevant governing bodies such as Institution Review Board (IRB) approve a protocol deviation before initiating the study, it is called. तो एक पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं, करने से पहले हमें पता है कि इससे ये स्टडी करने के बाद हमें ये डेविएशन आएंगे, प्री डिटरमाइंड होते हैं, नोन होता है हमें पहले से, तो उसे क्या बोलते हैं? माइनर प्रोटोकॉल डेविएशन, मेजर प्रोटोकॉल डेविएशन, माइनर प्रोटोकॉल वियोलेशन और प्रोटोकॉल एक्सेप्शन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोकॉल एक्सेप्शन। एक्सप्लेनेशन देखो, प्रोटोकॉल एक्सेप्शन मतलब क्या? प्री अप्रूव्ड डेविएशन बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन। स्टडी स्टार्ट करने से पहले ही हमें पता है वो, ठीक है, उसे प्री अप्रूव्ड बोलते हैं, प्री अप्रूव्ड डेविएशन। माइनर और मेजर डेविएशन मतलब अनप्लान्ड होते हैं, जो कि हमें पता नहीं होते हैं, स्टडी स्टार्ट करने के बाद सडनली वो ऑकर होते हैं। वियोलेशन नॉन कंप्लायंस विदाउट अप्रूवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स दी हु जीएमपी कंप्लायंस इन इंडिया? हु जीएमपी कंप्लायंस इन इंडिया कौन रेगुलेट करता है? इंश्योरेंस बोर्ड, CDSCO, रेलवेज और इंडियन ऑयल। इंडिया की अगर बात किया जाए तो CDSCO के अलावा कोई और है क्या? नहीं है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, Central Drug Standard Control Organization is a national regulatory authority in India that monitors the drug quality and ensures the WHO GMP compliance. Next question है, which section of RTI Right to Information Act 2005 deals with the obligations of public authorities? 2005 का जो RTI Act है वो कौन सा सेक्शन उसका ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज से डील करता है? सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 4 और सेक्शन 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 4। सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट डील्स विद द ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक ऑथोरिटीज। कौन से ऑब्लिगेशंस? लाइक मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स एंड प्रोएक्टिवली पब्लिशिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द पब्लिक एक्सेस। पब्लिक के एक्सेस के लिए जो कुछ भी रिकॉर्ड्स है उसे मेंटेन करना, कि उसे पब्लिश करना टाइम टू टाइम, ये सब कुछ आता है ऑब्लिगेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज एप्लीकेबल टू? कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से कंट्री के लिए, कौन से स्टेट के लिए एप्लीकेबल है? महाराष्ट्र ओनली, मध्य प्रदेश ओनली, गुजरात ओनली और ऑल ओवर इंडिया। कंज्यूमर तो हर तरफ रहेंगे ना, not only in Maharashtra, not only in MP, not only in Gujarat, तो all over India is the correct answer. Next question है, what is the primary objective of the Consumer Protection Act 1986? Consumer Protection Act का objective क्या है? ये एक्ट किस लिए बनाया गया? To regulate the consumer prices, establish the Consumer Council for Advocacy, to provide the better protection of the interest of consumers and to promote the export of consumer goods. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन एम क्या होगा? कंज्यूमर को बेटर से बेटर सर्विस अवेलेबल कराना। तो सही आंसर क्या होगा? टू प्रोवाइड द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 शैल बी सप्लाइड विद इन इफ इंफॉर्मेशन sought concern the life or liberty of a person। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो इंफॉर्मेशन होती, अगर वो इंफॉर्मेशन लाइफ से कंसर्न हो, कि लिबर्टी ऑफ पर्सन से कंसर्न हो, तो सप्लाई कितने दिन में, कितने आवर्स में होनी चाहिए? 24 आवर्स, 36 आवर्स और 48 आवर्स और नन ऑफ द अबव। विद इन 2 days ये होना चाहिए, सो 48 आवर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। Dear student, to join the free test series, download the PharmaStar application from Play Store. You will see the interface like this. Then you have to click on the free test folder to solve the test. The next question is the first draft of who GMP was adopted in? who GMP डिजाइन की गई, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट कब अडॉप्ट किया गया?
1978 में, 1989, 1968 और 1980। तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द हु जीएमपी वाज अडॉप्टेड इन 1968। 1968 में अडॉप्ट किया गया, किस लिए? टू एंश्योर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी। तो जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बन रहा है वो सेफ है, इफेक्टिव है, क्वालिटी उसकी क्वालिटी मेंटेन की गई है, कंट्रोल है। इसके लिए ये सब कुछ इंश्योर करने के लिए ये हु जीएमपी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसओ स्टैंडर्ड्स कंपेयर टू हु जीएमपी आर, कंपैरिजन किया गया है। तो देखो वॉलंटरी एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज, ओनली फॉर फार्मा एंड मैन्युफैक्चरिंग, एक्सक्लूसिव फॉर एपीआईज, नॉट रिलेटेड टू द क्वालिटी, क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है, क्या है? रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर नॉट बोला है। एक्सक्लूसिव फॉर एपीआईज नहीं है। जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री के लिए होते हैं और मैंडेटरी होते हैं, क्या? यहाँ पर डिफरेंस पूछा है। ठीक है, नहीं, जो हु जीएमपी होते हैं वो ओनली फॉर फार्मा एंड मैंडेटरी होते हैं, लेकिन जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं और एप्लीकेबल टू दी ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ असेप्टिक टेक्निक वाज डिवाइज्ड बाय, असेप्टिक टेक्निक की कंसेप्ट किसने डेवलप की, किसने डिवाइस किया उसे? लुईस पास्चर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच और पॉल एहरलिच। किसने किया? असेप्टिक टेक्निक की कंसेप्ट डेवलप करने वाले थे जोसेफ लिस्टर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आपका थर्ड टास्क है आज का ए, सी एंड डी, पॉल एहरलिच, रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंटिलेशन काउंटर इज यूज्ड फॉर व्हिच टेस्ट, सिंटिलेशन काउंटर किस लिए यूज किया जाता है? मेजरली सिंटिलेशन काउंटर में क्या काम होता है वो आपको पता होना चाहिए। इलिजा में यूज किया जाता है, रिया में किया जाता है, सीआईई में किया जाता है या फिर एचआईएनआई में किया जाता है। ओनली ए, ओनली बी, बोथ सी एंड डी और ओनली सी, क्या सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी, रिया में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो देखो सिंटिलेशन काउंटर जो होता है वो रेडियो एक्टिव इमिशन को मेजर करता है और रिया यूजेस द रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीजन्स और एंटीबॉडीज। सो अ सिंटिलेशन काउंटर इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द रेडिएशन को मेजर करने के लिए। कि बाकी जो है इलिजा के बाद और अगर जो है वो डू नॉट यूज द रेडियो एक्टिव लेबल्स यूज नहीं करते हैं, सो सिंटिलेशन काउंटर की वहां पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम यूज्ड इन द इलिजा, कौन सा एंजाइम इलिजा में यूज नहीं किया जाता? बीटा गैलेक्टोसाइडेज किया जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज जी किया जाता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये भी किया जाता है, कोएगुलेज नहीं किया जाता। कोएगुलेज एंजाइम इलिजा में यूज नहीं होता है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट असे uses the enzymes attached to antibodies to produce a color reaction for the detection, कलर रिएक्शन वहाँ पर प्रोड्यूस होती है जो डिटेक्शन के लिए हेल्पफुल होती है। तो वहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज किए जाते हैं, लेकिन कोएगुलेज इज नॉट यूज्ड। ओके, ये एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस करता है और मेनली ये कोएगुलेज टेस्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which cell involved in the specific immune response? कौन सी सेल स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एंडोसाइट्स और न्यूक्लियोसाइट्स। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला कौन है मेजर? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं उसी को? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जरूरी होते हैं। मोनोसाइट्स का काम क्या होता है? पैगोसाइटोसिस करना। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे। बी लिम्फोसाइट्स कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? थ्रू दी प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर प्रेशर कॉम्बिनेशन फॉर एन ऑटोक्लेव? ऑटोक्लेव की कंडीशन का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है।
तो 100 डिग्री सेल्सियस एंड 4 psi pressure, 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi, 131 डिग्री सेल्सियस एंड 9 psi, 115 डिग्री सेल्सियस एंड 3 psi, जिसका सही आंसर है 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi प्रेशर। और 15 to 20 मिनट्स के लिए होती है प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑन माइक्रोबियल। जो यूवी रेडिएशन होते हैं वो माइक्रोब्स के किस पार्ट पर इफेक्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स और सेल वॉल्स। तो जो यूवी रेडिएशन होते हैं वो डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड पर अटैक करते हैं माइक्रोब्स के, इसलिए सेल डेथ वहां पर हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय। मोस्ट ऑफन पूछा गया यूरिनरी यूटीआई किस वजह से होता है? ई कोलाई, प्रोटियस, क्लेब्सिला और स्यूडोमोनास। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफन कॉज जो है यूटीआई का वो होता है ई कोलाई। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूटीआई इज द इस्चेरिया कोलाई। 70 to 90% जो होता है यूटीआई उसके लिए इस्चेरिया कोलाई रिस्पॉन्सिबल होता है। अदर बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से भी यूटीआई होता है, लेकिन वो लेस कॉमन होता है। यहाँ पर मोस्ट कॉमन पूछा गया तो मेजर कॉज क्या है? ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनिसिलिन फैमिली ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज यूज्ड प्राइमरीली अगेंस्ट। पेनिसिलिन किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है? वायरसेस, फंगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन फैमिली एंटीबायोटिक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। तो वर्क कैसे होता है? इट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस लीडिंग टू द बैक्टीरियल डेथ। सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, उसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है। Why penicillin is most susceptible for the gram positive bacteria? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल प्रेजेंट होता है which is more susceptible to the penicillin. Next question है, कोकाई arranged in packets of 8 are. डिफरेंट टाइप से आपको पता है कोकाई शेप मतलब सर्कुलर राउंड शेप होते हैं, के रॉड शेप होते हैं, डम्बल शेप होते हैं। तो कोकाई अरेंज इन पैकेट्स ऑफ 8 उसे क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकी, स्ट्रिप्टोकोकी और निमोनोकोकी और गैफकिया। 8 पैकेट्स में अगर अरेंज्ड हो तो उन्हें गैफकिया बोला जाता है। देखो, कोकाई अरेंज इन द पैकेट्स ऑफ 8 क्यूबिकल अरेंजमेंट आर कॉल्ड दी सार्सिना। के सार्सिना, और ये अरेंजमेंट हमें कहाँ देखने को मिलती है? बैक्टीरिया सच एज गैफकिया टेट्राजिना में ऑब्जर्व होती है। और जो अदर ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकाई, तो वहाँ पर ग्रेप लाइक क्लस्टर देखने को मिलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई में चेन अरेंजमेंट होती है और निमोनोकोकाई में डिप्लोकोकी मतलब पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक। देन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में कॉज गोनोरिया, ओटिटिस मीडिया, एंडोकार्डिटिस और वुंड इन्फेक्शन। तो ये गोनोरिया की वजह से होता है, गोनोरिया तो होगा ही नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से क्या होता है? ओटिटिस मीडिया होता है। एंडोकार्डिटिस वुंड इन्फेक्शन नहीं होता है। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इट इज अ मेजर पैथोजन दैट कॉजेज द आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, इंक्लूडिंग द ओटिटिस मीडिया। जो मिडल एयर होता है, मिडल एयर का इन्फेक्शन होता है, निमोनिया और मेनिंजाइटिस के इन्फ्लेमेशन होता है मेनिंजाइटिस का। गोनोरिया जो होता है नेसरिया गोनोरिया की वजह से होता है। देन लास्ट क्वेश्चन है, सिफेलोस्पोरिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। सिफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक है वो कौन प्रोड्यूस करता है? यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, मोल्ड्स और एल्गी। सोर्सेस आपको अगर पता हो तो फंगी से ऑब्टेन होने वाले कौन से हैं? एंटीबायोटिक्स, जीसीपी। लेक्चर में अगर आपने लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा। तो सिफेलोस्पोरिन जो होते हैं वो मोल्ड से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो इसमें आपको मैंने 2-3 टास्क दिए हैं, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अगर कुछ डाउट है, कुछ सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हो। देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।